वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विश्वान शर्मा ज्योतिषाचार्य। आज के इस वीडियो में हम ग्रहों की दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे और ग्रहों के स्वभाव के बारे में भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ग्रहों की दृष्टि। ग्रहों की दृष्टि क्या है? देखिए, प्रत्येक ग्रह जहाँ स्थित होता है वहाँ से अपने सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे सूर्य जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बुध जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसी प्रकार गुरु जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। शुक्र जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और राहु जहाँ बैठा है, शनि जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और केतु जहाँ बैठा है उससे सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा सभी ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, परंतु मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु ये 5 ग्रह जो सप्तम भाव के अलावा अन्य भावों पर भी दृष्टि रखते हैं। जैसे मंगल सप्तम भाव के अलावा चतुर्थ भाव और अष्टम भाव पर भी दृष्टि रखता है। गुरु सप्तम भाव के अलावा पंचम भाव और नवम भाव पर भी दृष्टि रखता है। शनि सप्तम भाव के अलावा तृतीय भाव और दसम भाव पर भी दृष्टि रखता है। राहु सप्तम भाव के अलावा पंचम भाव और नवम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। और केतु भी सप्तम भाव के अलावा पंचम भाव और नवम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं तो जैसे सूर्य को लें तो सूर्य इस कुंडली में कहाँ बैठा है? सूर्य इस कुंडली में अष्टम भाव में तीसरे नंबर की राशि पर बैठा है। तीसरे नंबर की राशि होती है मिथुन और ये अष्टम भाव में बैठा है। तो सूर्य जहाँ बैठा है तो यहाँ से 7 तक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि मंगल पर पड़ी। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ी। इसी तरह इस कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है, चंद्रमा है कन्या राशि का चंद्रमा है यहाँ पर। तो चंद्रमा 6 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है। यहाँ से 7 तक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो चंद्रमा की दृष्टि जो है पंचम भाव पर पड़ी। इसी तरह से मंगल को देखें तो मंगल इस कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में। यहाँ से 7 तक गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये सप्तम भाव हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल की पूर्ण दृष्टि सूर्य पर है। मंगल इसके अलावा 8वीं और 8वीं दृष्टि भी रखता है। तो मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से 4 तक गिना। जैसे मंगल जहाँ बैठा है तो यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर भी है। उसके अलावा मंगल की 8वीं दृष्टि जैसे मंगल जहाँ स्थित है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है बुध पर भी है।
या नवम भाव पर भी है। इस तरह से देखा जाता है। उसी प्रकार से बुध कहाँ बैठा है इस कुंडली में, बुध इस कुंडली में है नवम भाव में। तो यहाँ से 7 तक गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 बुध की दृष्टि इस कुंडली में तृतीय भाव पर है। इसी तरह गुरु को देखें तो गुरु या बृहस्पति कुंडली में कहाँ पर है, चतुर्थ भाव में। तो यहाँ से 7 तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की पूर्ण दृष्टि तो दसम भाव पर पड़ी है, शुक्र पर पूर्ण दृष्टि है गुरु की। उसके बाद में गुरु की और दृष्टि होती है पंचम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे यहाँ से गिनो तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ से 5वां अगर ये हुआ तो इस प्रकार से गुरु की एक दृष्टि तो हुई पूर्ण दृष्टि शुक्र पर, दूसरी हुई सूर्य पर, और गुरु की एक और दृष्टि होती है नौवीं दृष्टि। तो यहाँ से 9 तक गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार से गुरु की पूर्ण दृष्टि केतु पर भी हुई। तो इस प्रकार गुरु की दृष्टि किन किन भावों या ग्रहों पर हुई, तो एक तो शुक्र पर हुई, सूर्य पर हुई और केतु पर हुई। पंचम दृष्टि तो हुई सूर्य पर, सप्तम दृष्टि हुई शुक्र पर और नवम दृष्टि हुई केतु पर। इसी तरह आगे चलें, शुक्र की बात करें तो शुक्र अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो शुक्र कहाँ है इस कुंडली में, ये। तो यहाँ से 7 तक गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुक्र की गुरु पर पूर्ण दृष्टि पड़ी है। अब बात करते हैं शुक्र के बाद आते हैं शनि। शनि की 7वीं 3री और 10वीं ये 3 दृष्टियाँ होती हैं। तो शनि कुंडली में कहाँ है, जैसे यहाँ ये लग्न में है, यहाँ से 7 तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि शनि के सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। उसके अलावा शनि की दृष्टि पड़ती है तृतीय स्थान पर, तीसरी दृष्टि पड़ती है। मतलब जहाँ शनि बैठा है वहाँ से तीसरे घर पे। जैसे इसको देखा, यहाँ पर शनि लग्न में है तो यहाँ से 3 तक गिना तो 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि शनि के तृतीय भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ी है। उसके बाद में शनि की एक और दृष्टि होती है 10वीं दृष्टि। तो जैसे शनि यहाँ लग्न में है, यहाँ से 10 तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शनि की दृष्टि शुक्र पर भी है। इस तरह से शनि की 3 दृष्टियाँ कौन कौन सी हुई, एक तो सप्तम भाव पर हुई, एक दृष्टि हुई तृतीय भाव पर और एक दृष्टि हुई दसम भाव पर यानी शुक्र पर। इस तरह से देखा जाता है। जरूरी नहीं है कि शनि यहीं हो, कहीं भी हो वहाँ से 3 तक गिनो। जैसे मान लो शनि यहाँ होता तो यहाँ से 3 तक गिनते 1 2 3, तो शनि की दृष्टि राहु पर होती। इसी तरह से समझना चाहिए। और उसके अलावा राहु और केतु की भी वही दृष्टियाँ हैं जो बृहस्पति की हैं, यानी 5वीं 7वीं और 9वीं। जैसे इस कुंडली में राहु कहाँ पर है, छठे भाव में। तो यहाँ से 5 तक गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी छठे भाव में राहु है तो इसकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर। इसी तरह से राहु की सप्तम दृष्टि अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में है, यानी केतु पर पूर्ण दृष्टि है।
राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, कभी भी साथ में आगे पीछे नहीं होते। ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, क्या कोई भी कुंडली हो। उसके बाद बात करते हैं केतु की। उसके बाद राहु की अगर नवम दृष्टि देखनी है, एक चीज और नवम दृष्टि और देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रकार से कहा जा सकता है कि राहु की नवम दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर यानी मंगल पर पूर्ण दृष्टि पड़ी। तो राहु की दृष्टि किन किन ग्रहों पर पड़ी? एक तो पड़ी है केतु पर, एक पड़ी है शुक्र पर और एक पड़ी है मंगल पर। एक हाँ, ऐसे देखी जाती है। इसी तरह से केतु की दृष्टि पर अगर विचार करें तो केतु यहाँ पर इस कुंडली में द्वादश भाव में स्थित है। तो यहाँ से 7 तक गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 केतु की पूर्ण दृष्टि राहु पर पड़ती है, निश्चित है। तो ये केतु की पूर्ण दृष्टि इस कुंडली में छठे भाव में पड़ रही है। इसी तरह से केतु की अगर पंचम दृष्टि देखें तो यहाँ से केतु यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से 5 तक गिने तो 1 2 3 4 5। तो केतु की एक दृष्टि हुई, दूसरी एक दृष्टि तो हुई राहु पर, दूसरी दृष्टि हुई गुरु पर। यानी इस कुंडली के अनुसार केतु की दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पड़ी। उसके बाद बात करते हैं केतु की नवम दृष्टि के बारे में। तो केतु यहाँ बैठा है, यहाँ से 9 तक गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो केतु की नवी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, यानी अष्टम भाव पर इस कुंडली के अनुसार। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा ग्रहों की प्रकृति के बारे में, ग्रहों के स्वभाव के बारे में। जैसे कौन से क्रूर ग्रह होते हैं, कौन से पाप ग्रह होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। जैसे कौन से पाप ग्रह होते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का जो चंद्रमा होता है वो पाप ग्रह होता है। इसके अलावा मंगल, सूर्य और शनि ये भी पाप ग्रह हैं। तो ये जो हैं पाप ग्रह, और इनके साथ अगर बुध बैठा हो किसी कुंडली में तो वो भी पाप ग्रह होता है। जैसे इस कुंडली में मान लो ये मंगल, ये पाप ग्रह है, मंगल यहाँ बैठा हुआ है। इसके साथ में अगर बुध भी बैठा होगा, इस कुंडली में तो नहीं बैठा, अगर मान लो बुध यहाँ नहीं होकर के यहाँ होता तो फिर वो बुध भी पाप ग्रह होता। इसी तरह अगर देखें शुभ ग्रह की अगर बात करें तो शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रह सदैव शुभ ग्रह होते हैं। और राहु और केतु हमेशा पापक ग्रह होते हैं। अब शुभ ग्रह के अगर महादशा या अंतरदशा चल रही होती है तो परिणाम भी शुभ होते हैं। उसी तरह से पापक ग्रहों की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है तो उनके परिणाम थोड़े से अशुभ होते हैं या कार्य में विघ्न डालते हैं। उसके अलावा जैसे योग कारक ग्रह की महादशा चल रही हो और उन पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो बेहद सुखद परिणाम या अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वहीं अगर किसी योग कारक ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही हो परंतु उन पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो तो उनमें कार्य में सफलता तो मिलती है परंतु कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है पापक ग्रहों की दृष्टि के कारण, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसी तरह से कोई ग्रह मारक है और अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो यानी गुरु शुक्र में से किसी ग्रह की दृष्टि हो तो कार्य में बाधा नहीं आती, कार्य
वक्त पर बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और ये था मेरा दृष्टिकोण शुभ और पाप ग्रहों के संबंध में और ग्रहों की दृष्टि के संबंध में। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि नीच भंग राजयोग क्या होता है, इसके क्या परिणाम होते हैं और राजयोग के बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।